नमस्कार, समो डिजिटल लैब पे आप सभी बच्चों का एक बार फिर से स्वागत है। आज अपन पढ़ेंगे नई यूनिट इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर। तो देखिए, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर नई जो यूनिट आती है वो आती है, अब अपन पढ़ेंगे धातु कार्बोनाइल और कार्ब धात्विक यौगिक। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अपन नई यूनिट जिसका नाम है, अपन ने कहा इसको स्टार्ट करेंगे अपन कार्ब धात्विक यौगिक। ठीक है, और धातु कार्बोनाइल है उनको अपन इसके बाद में पढ़ेंगे, तो अलग से पढ़ लेंगे उसको। तो देखिए, सबसे पहले बात आती है कार्ब धात्विक यौगिक होते क्या है। तो देखिए, सबसे फर्स्ट अपन कहते हैं वे यौगिक जिनमें देखो, कार्ब धात्विक का मतलब एक कार्बन और एक क्या होगी, धातु। जिनमें कोई धातु सीधे ही कार्बन परमाणु के साथ बंध बनाती है कार्ब धात्विक यौगिक कहलाते हैं। कार्ब धात्विक यौगिक कहलाते हैं। कार्ब धात्विक यौगिक कहलाते हैं। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल देखो, अपन ने कहा RLI या अपन कहते हैं RMgX। तो देखो, R यहाँ पर क्या है, कार्बनिक भाग, Li क्या है, धातु। R हो गया कार्बनिक भाग, Mg क्या हो गई, धातु। यानी ऐसे यौगिक जिनमें धातु और कार्बन है वो सीधे क्या होते हैं, आपस में बंध बनाते हैं। ठीक है, अब देखो, ये जो होते हैं ये विशिष्ट प्रकार के यौगिक होते हैं। क्यों? एकमात्र ऐसे यौगिक होंगे जिनमें कार्बन जो होता है उस पर कौन सा चार्ज पाया जाता है, माइनस। क्योंकि धातु पर हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। धातु हमेशा इलेक्ट्रॉन देकर धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखती है। तो देखिए, क्या लिख सकते हैं कि कार्ब धात्विक यौगिक विशिष्ट प्रकृति के बंध होते हैं। विशिष्ट प्रकृति के यौगिक होते हैं। विशिष्ट प्रकृति के यौगिक होते हैं क्योंकि इनमें कार्बन परमाणु कम विद्युत ऋणता वाले धातु आयनों के साथ बंध बनाता है जिससे इन यौगिकों में कार्बन परमाणु पर ऋणावेश जबकि धातु परमाणु पर धनावेश पाया जाता है। ठीक है, तो अपन को इनमें ध्यान रखना है कि ये क्या होते हैं, विशिष्ट प्रकार के होते हैं
जिनमें कार्बन पे जनरली अपन जितने भी केमिस्ट्री में पढ़ते हैं कार्बन पर हमेशा कौन सा चार्ज आता है, पॉजिटिव, लेकिन इन यौगिकों में चार्ज कौन सा आता है, नेगेटिव प्रकार का आता है। ठीक है, ये तो हो गया अपना इंट्रोडक्शन। अब आते हैं क्वेश्चंस पर। क्वेश्चंस आता है पहला कि कार्ब धात्विक यौगिक जो हैं उनके प्रकार या उनका वर्गीकरण किस प्रकार से करते हैं। तो देखिए स्टार्ट करते हैं अपन फर्स्ट, कार्ब धात्विक यौगिकों का वर्गीकरण। देखो वर्गीकरण जो है वो भी अपन दो कैटेगरीज के आधार पर करते हैं, जिनमें से पहली जो कैटेगरी अपन पढ़ेंगे वो अपन पढ़ते हैं कार्बन और धातु के मध्य जो बंध है उसकी प्रकृति के आधार पर। दूसरा अपन पढ़ते हैं लिगेंड की प्रकृति के आधार पर। तो देखिए सबसे फर्स्ट कैटेगरी पढ़ेंगे कार्बन तथा धातु आयन। कार्बन तथा धातु आयन के मध्य उपस्थित बंध के आधार पर देखो जी, यहां पर अगर अपन बात करें तो अपन ने कहा सबसे पहले देखिए क्या कहेंगे अपन कि कार्बन और धातु आयन के मध्य जो बंध होता है उनमें विद्युत ऋणता में क्या आता है, अंतर, या विद्युत ऋणता में अंतर के कारण ये यौगिक कितने प्रकार के होते हैं, टोटल 3 प्रकार के होते हैं। तो मैं यहाँ सीधा ही लिख दूं कि इस आधार पर कार्ब धात्विक यौगिक होते हैं ये कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। सबसे पहला देखिए फर्स्ट, क्या कहेंगे कौन से होते हैं, तो अपन कहते हैं इनको फर्स्ट जो होते हैं वो कहलाते हैं आयनिक कार्ब धात्विक यौगिक, यानी ऐसे कार्ब धात्विक यौगिक जिनके अंदर बंध की प्रकृति कौन सी पाई जाती है, आयनिक। सेकंड अगर पढ़ें तो ये होते हैं सहसंयोजक कार्ब धात्विक यौगिक। सहसंयोजक कार्ब धात्विक यौगिक। और थर्ड जो कैटेगरी आती है ये होते हैं विस्थानीकृत इलेक्ट्रॉन युक्त कार्ब धात्विक यौगिक। कार्ब धात्विक यौगिक, ठीक है। यहीं पर मैं इसका क्लासिफिकेशन और लिख दूं कि यहाँ पर ये जो विस्थानीकृत इलेक्ट्रॉन युक्त यौगिक होते हैं ये फिर से 3 कैटेगरी जो होती हैं उसमें डिवाइड किए जाते हैं। पहला आता है ए, ये आते हैं सेतुबंध युक्त यौगिक। सेतुबंध युक्त यौगिक। दूसरे आते हैं बी कैटेगरी ओलिफिनिक या एसिटिलिनिक यौगिक, ठीक है। और थर्ड जो कैटेगरी आती है वो आती है सी कैटेगरी सैंडविच यौगिक। ये सब अपन को पढ़ने हैं कि ये क्या क्या होते हैं, ठीक बात। तो देखिए सबसे पहले बात करेंगे अपन किन की, आयनिक यौगिकों की। तो देखिए पहली जो कैटेगरी आती है यहाँ पर वो आते हैं फर्स्ट आयनिक कार्ब धात्विक यौगिक। आयनिक कार्ब धात्विक यौगिक। देखो आयनिक बंध कब आते हैं, तो अपन ने कहा यहाँ पर जब धातु परमाणु की विद्युत ऋणता क्या होती है, बहुत ही कम होती है, जिसके कारण बंध की प्रकृति कैसी हो जाती है, आयनिक। तो क्या कहेंगे इस प्रकार के यौगिकों में, इस प्रकार के यौगिकों में
इस प्रकार के यौगिकों में कार्बन परमाणु अत्यंत कम विद्युत ऋणता वाले धातु परमाणु के साथ बंध बनाता है जिससे बंध में आयनिक लक्षण आ जाते हैं। ठीक है, और आयनिक लक्षण आ जाते हैं तो ये यौगिक क्या कहलाते हैं? आयनिक कार्ब धात्विक यौगिक। ओके, इसके एग्जाम्पल्स की बात करें तो हमेशा ध्यान रखेंगे क्षार धातुएं जो होती हैं वो इस प्रकार के बंध बनाती हैं। तो उदाहरण लिख दे कि क्षार धातुएं आयनिक कार्ब धात्विक यौगिकों का निर्माण करती है। देखिए, जैसे एग्जाम्पल लें C2H5Na। देखो, ये भाग तो हो गया R कार्बन वाला, और ये क्या हो गई? धातु। इस पे माइनस और इस पे प्लस, यानी ये आसानी से टूट जाता है किसमें? C2H5 माइनस में और Na प्लस में। सही बात है। इनमें देखो कौन कौन से गुणधर्म पाए जाते हैं। तो क्या कह सकते हैं अपन? इन यौगिकों में निम्न गुणधर्म पाए जाते हैं। देखो जी, पहले की अगर बात करें सबसे फर्स्ट, तो पहले प्रकृति आयनिक यौगिक कैसे होते हैं? ठोस, बंध बहुत प्रबल होता है, और ज्यादातर कैसे होते हैं? रंगहीन। तो क्या कहते हैं? ये यौगिक सामान्यतः रंगहीन ठोस होते हैं। सेकंड बात करते हैं, आयनिक यौगिकों के क्वथनांक गलनांक कैसे पाए जाते हैं? उच्च। तो क्या कहते हैं? इनके क्वथनांक एवं गलनांक उच्च पाए जाते हैं। नेक्स्ट देखो, इनमें पॉजिटिव और नेगेटिव पाया जाता है, यानी ये क्या होते हैं? वैद्युत अपघट्टे। तीसरा देखो, क्या कहते हैं? इनकी प्रकृति वैद्युत अपघट्टे प्रकार की होती है। वैद्युत अपघट्टे प्रकार की होती है, अर्थात विद्युत अपघटन करने पर ये एनोड तथा
कैथोड की ओर एनोड तथा कैथोड की ओर गति करते हैं, गति करते हैं। ठीक बात। नेक्स्ट देखो, फोर्थ पॉइंट क्या कहते हैं। आपने एक चीज देखी होगी कि समान हमेशा किसको घोलता है, समान को घोलता है। यानी ध्रुवीय यौगिक, यानी जिन पर पॉजिटिव और क्या पाए जाते हैं, नेगेटिव पाए जाते हैं, वो हमेशा ध्रुवीय विलायकों में, और अध्रुवीय हमेशा किस में घुलते हैं, अध्रुवीय में। तो क्या कहते हैं, फोर्थ पॉइंट पढ़ते हैं कि ये ध्रुवीय प्रकृति के होने के कारण, ध्रुवीय समझ गए ना, जिनमें पॉजिटिव और क्या उपस्थित होता है, नेगेटिव। ये ध्रुवीय प्रकृति के होने के कारण ध्रुवीय विलायकों में अधिक घुलनशील होते हैं, अधिक विलयशील होते हैं। और आयनिक यौगिकों की खास बात क्या होती है, ये हमेशा कौन सी विक्रियाएं देते हैं, प्रतिस्थापन। तो लास्ट पॉइंट आ जाता है, फिफ्थ पॉइंट, कि ये यौगिक सामान्यतः प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं देते हैं। प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं जानते हो, जिनमें एक ग्रुप आके जुड़ता है और दूसरा ग्रुप है वहां से हट जाता है, ये क्या कहलाता है, प्रतिस्थापन अभिक्रिया। तो ये है अपना फर्स्ट कार्ब धात्विक यौगिक। कार्ब धात्विक यौगिक का मतलब जिनमें धातु डायरेक्ट जुड़ती है, किससे, कार्बन से। ठीक बात है। अब अपन ने कहा ये यौगिक क्या होते हैं, तो इसमें ये प्रकृति पाई जाती है। कौन कौन सी पाई जाती है, तो जो आयनिक यौगिकों में पाई जाती है वही सारी प्रॉपर्टीज किन में पाई जाती है, आयनिक कार्ब धात्विक यौगिकों में। कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। अब अपन पढ़ते हैं सेकंड देखिए, दूसरी कैटेगरी आती है कौन सी, सहसंयोजक कार्ब धात्विक यौगिक। तो देखो दूसरा है सहसंयोजक कार्ब धात्विक यौगिक। देखो जी क्या होते हैं, तो अपन ने कहा यहां पर इनकी विद्युत ऋणता जो होती है, यानी धातु और कार्बन की, उसमें कोई बहुत ज्यादा अंतर नहीं पाया जाता। और बहुत ज्यादा अंतर नहीं होने के कारण इनमें बंध की जो प्रकृति होती है वो कौन सी होती है, सहसंयोजक। तो क्या कहेंगे, इन यौगिकों में धातु तथा कार्बन की विद्युत ऋणता लगभग समान होती है, जिससे इनके मध्य उपस्थित बंध सहसंयोजक प्रकृति का होता है, सहसंयोजक प्रकृति का होता है। ठीक है, इन यौगिकों को क्या कहते हैं, सहसंयोजक कार्ब धात्विक यौगिक। सहसंयोजक बंध समझते हैं,
पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में पाया जाता है, यानी धनायन और ऋणायन के बीच में, वो बंध तो कौन सा होता है? आयनिक। और जब दोनों की विद्युत ऋणता बराबर हो, यानी बंध के इलेक्ट्रॉनों पर दोनों तरफ क्या हो? बराबर अधिकार हो, तो ऐसे यौगिक क्या कहलाते हैं? सहसंयोजक यौगिक कहलाते हैं। एग्जाम्पल देखिए इनके, तो अपन ने कहा इनके उदाहरण लेते हैं अपन। सबसे पहले देखिए यहाँ पर यह आता है R2Zn। देखो कैसे, जिंक तो होती है धातु, और यहाँ पर इसके दोनों तरफ क्या जुड़े होते हैं? तो अपन ने कहा ये R ग्रुप, इसको बोलते हैं फ्रैंकलैंड अभिकर्मक। क्या बोला जाता है? फ्रैंकलैंड अभिकर्मक। ठीक है, एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं इसका। क्या लेते हैं? R4Pb। R4Pb, Pb तो क्या हो गई? धातु। R क्या हो गया यहाँ पर? कार्बनिक ग्रुप। और R जो होता है ये होता है यहाँ पर जनरली इसके लिए C2H5। तो देखो क्या हो गया? एथिल ग्रुप। कितने हैं? 4। तो नाम हो जाता है इसका क्या? ये हो गया Pb, इससे C2H5, C2H5, C2H5 और ये C2H5। इसका नाम होता है टेट्रा एथिल लेड। देखो ये जो होता है ये होता है एंटी नॉकिंग का। एंटी नॉकिंग का मतलब क्या होता है? तो अपन ने कहा गाड़ियों के अंदर जब इंजन जो होता है वो पुराना होने लग जाता है, तो गाड़ियों के अंदर धड़धड़ाहट की क्या आने लग जाती है? आवाज आने लग जाती है। उस आवाज को कम करने के लिए पेट्रोल के अंदर क्या मिलाया जाता है? टेट्रा एथिल लेड मिलाया जाता है। ठीक है, ये उस आवाज को क्या कर देता है? कम कर देता है। आवाज को बोलते हैं नॉकिंग साउंड, इसलिए इसको बोलते हैं एंटी नॉकिंग। ठीक है, ये है अपने पास में सेकंड कैटेगरी सहसंयोजक बंध युक्त कार्ब धात्विक यौगिक। अब आती है अपन नेक्स्ट थर्ड कैटेगरी पर। देखो थर्ड कैटेगरी जो आती है वो आती है किसकी? विस्थानीकृत इलेक्ट्रॉन युक्त कार्ब धात्विक यौगिक। देखो विस्थानीकृत का मतलब क्या होता है? तो अपन ने कहा स्थानीकृत का मतलब होता है एक ही स्थान पर पाया जाना, और विस्थानीकृत का मतलब क्या होता है? तो अपन ने कहा इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो क्या करते हैं? एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्या कर सकते हैं? गति। कारण क्या होता है? इनका अष्टक जो होता है वो कभी भी पूरा नहीं होता। तो कारण क्या लिखेंगे अब? तो देखो सबसे पहले तो विस्थानीकृत में एक लाइन लिख देते हैं कि अधिकांश कार्ब धात्विक यौगिक, अधिकांश कार्ब धात्विक यौगिक, अधिकांश कार्ब धात्विक यौगिक इसी श्रेणी में आते हैं, इसी श्रेणी में आते हैं। ठीक है, दूसरा देखो इनमें इलेक्ट्रॉनों का क्या पाया जाता है? आदान प्रदान। तो इनमें कभी भी नॉर्मल बंध जो होते हैं उनके द्वारा इनकी व्याख्या नहीं कर सकती। क्या कह सकते हैं? इन यौगिकों की व्याख्या सामान्य सिद्धांत जैसे वीबीटी वैलेंस बाउंड थ्योरी या सीएफटी क्रिस्टल फील्ड थ्योरी आदि के द्वारा नहीं की जा सकती, आदि के द्वारा नहीं की जा सकती है, आदि के द्वारा नहीं की जा सकती है। क्यों? तो देखो क्योंकि इनमें इलेक्ट्रॉन एक स्थान पर ना पाए जाकर, एक स्थान पर ना होकर धातु तथा लिगेंड के मध्य
लिगेंड का मतलब कार्बन नहीं लिख दूं मैं, धातु तथा कार्बन के मध्य आदान प्रदान पाया जाता है, आदान प्रदान पाया जाता है। ठीक है, तो यहां पर एक जगह पर नहीं पाए जाते, तो क्या कहते हैं, ये भी फिर से आगे कितने प्रकार के होंगे, 3, तो क्या कहेंगे, ये पुनः 3 प्रकार के होते हैं, ये पुनः 3 प्रकार के होते हैं। देखो पहला, फर्स्ट जो कैटेगरी आती है इसमें, ये आती है सेतुबंध युक्त यौगिक, सेतुबंध युक्त यौगिक, सेतु को बोलते हैं ब्रिज, या इनमें आता है बनाना बॉन्डिंग, या इन्हें बोला जाता है कदली बंध युक्त यौगिक। तो देखिए सबसे पहले कौन आएंगे इसमें, तो क्या लिखेंगे कि लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, Fe आदि धातुएं इन कार्ब धात्विक यौगिकों का निर्माण करती हैं, इन कार्ब धात्विक यौगिकों का निर्माण करती है, क्यों करती है उसका कारण देखो, तो क्या कहेंगे, इनका अष्टक पूर्ण नहीं होने के कारण, इनमें इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान पाया जाता है, और अष्टक अपूर्ण होने के कारण इन्हें अष्टक न्यून यौगिक कहा जाता है। ठीक है, तो देखो जब इनमें इलेक्ट्रॉनों का क्या होता है, आदान प्रदान होता है, तो आदान प्रदान होने से इनमें अणु आपस में क्या हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं, यानी ये अपना डाइमर या फिर क्या बना लेती है, ट्राइमर, तो क्या कहेंगे, न्यून यौगिक कहा जाता है। ये अपना अष्टक पूरा करने के लिए, ये अपना अष्टक पूर्ण करने के लिए द्विलक या त्रिलक का निर्माण कर लेते हैं। ठीक है, कैसे, देखिए एग्जाम्पल से समझाते हैं आपको। फर्स्ट एग्जाम्पल है इसका B2H6। तो क्वेश्चन होता है कि बोरोन जो होता है BH3 के रूप में नहीं पाके हमेशा अपने डाइमर या द्विलक B2H6 के रूप में पाया जाता है, इसका कारण क्या है। तो देखो 2 BH3 होते हैं, बोरोन, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन। बोरोन के पास में अष्टक में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3, तो ये कितने बंध बना सकता है, 3 ही बंध बना सकता है। लेकिन अब एक समस्या है, क्या कि अष्टक को पूरा होने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 8 हैं क्या इसके पास, नहीं, तो यहाँ पर ये जो बंध है वो इस प्रकार से बन जाता है। यहाँ पर ये बंध कैसे बनेगा, एक बार के लिए ये पूरा बंध जो है, ठीक है,
ये टूट जाएगा और ये किसके साथ जुड़ जाएगा, इस बोरोन के साथ। जैसे बोरोन के साथ जुड़ेगा, यहाँ पर इस बोरोन के कितने बंध हो गए, 4। एक बंध में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2। टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 8। उसी समय पर क्या होगा, यह बंध टूट जाएगा और यहाँ पर इस बोरोन के कितने बंध हो जाएंगे, 4। यानी ये जो बीच वाले बॉन्ड हैं, इनकी अगर अपन बात करें तो अपन ने कहा ये हर एक समय पे बनते रहते हैं और टूटते रहते हैं। देखो इस प्रकार से इनकी स्ट्रक्चर होती है, इसलिए इसे बोला जाता है, या तो बोला जाता है बनाना बॉन्डिंग, या इसको बोला जाता है क्या, कदली बॉन्डिंग, कदली बंद बोला जाता है। कितने हैं यहाँ पर, 2 बनाना बॉन्ड है। ये देखो एक इस तरीके से, एक इस तरीके से। इसमें 3 तो क्या है, केंद्र है, और इलेक्ट्रॉन अगर देखें तो कितने हैं, सिर्फ 2 ही हैं। यानी दोनों में से केवल एक तरफ का बंध ही एक बार में बन सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो होती हैं, ये इसके 2 अणु आपस में जुड़कर किसका निर्माण कर देते हैं, तो अपन ने कहा डाइमर का निर्माण कर देते हैं। इसी का एग्जाम्पल और आता है CH2 6 और यहाँ पर एल्यूमिनियम। ठीक है, तो देखो यहाँ पर भी क्या आता है, हेक्सामेथिल ग्रुप जुड़े रहते हैं। कैसे, सेम स्ट्रक्चर होती है। क्या होती है, 2 क्या रहते हैं, एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम भी बोरोन फैमिली में आता है। अष्टक क्या होता है, अपूर्ण। एक एल्यूमिनियम है वो नॉर्मली कितने बंध बनाता है, 3, लेकिन 3 बनाने से इसका अष्टक क्या हो जाता है, अपूर्ण। तो ये दोनों जो एल्यूमिनियम है, ये बीच वाले CH2 के साथ में इस तरीके से किसका निर्माण कर देते हैं, बनाना बॉन्डिंग का। ठीक है, ये है कौन से, सेतु बंध युक्त यौगिक। अब आते हैं सेकंड, दूसरा देखो, सेकंड जो आती है बी कैटेगरी, वो आती है ओलिफिनिक। ओलिफिनिक, ओलिफिनिक क्या होते हैं, जिनमें डबल बॉन्ड पाए जाते हैं। ठीक है, तथा एसिटिलिनिक, जिनमें ट्रिपल बॉन्ड पाए जाते हैं। एसिटिलिनिक टिनलिक यौगिक, कार्ब धात्विक यौगिक, कार्ब धात्विक यौगिक क्या होते हैं इनमें, तो अपन ने कहा इनमें जब धातु जुड़ती है तो ऐसे समूह के साथ जुड़ती हैं जिनमें या तो क्या पाए जाते हैं, द्विबंध, या फिर क्या पाए जाते हैं, त्रिबंध पाए जाते हैं। तो क्या कहेंगे, इन यौगिकों में, इन यौगिकों में, यौगिकों में धातु, धातु द्विबंध या, द्विबंध या त्रिबंध युक्त, त्रिबंध युक्त कार्बनिक, कार्बनिक भाग के साथ जुड़कर, भाग के साथ जुड़कर कार्ब धात्विक यौगिक बनाती है। कार्ब धात्विक यौगिक बनाती है। कैसे, देखो अगर मान लीजिए यहाँ पर एक कोई है अपने पास में डबल बॉन्ड कार्बन, और यहाँ पर क्या है, कोई धातु, तो ये डबल बॉन्ड जो है ये दे दिया जाता है किसको, इसे धातु को, क्योंकि धातु पर हमेशा चार्ज कौन सा होगा, पॉजिटिव। ये जो होता है इसको तो क्या बोलते हैं, ओलिफिनिक बोलते हैं। ठीक है, और एसिटिलिनिक में क्या होता है, कार्बनिक भाग जो होता है उसमें ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है, ये किसको दे दिया जाता है, मेटल को। तो ये जो बंध है यहाँ पर कार्ब धात्विक कौन सा कहलाता है, एसिटिलिनिक कहलाता है। एग्जाम्पल देखिए इसका, इसका एग्जाम्पल कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। इसका एग्जाम्पल आता है जिज्जे लवण, या इसे जिज्जे लवण भी कहा जाता है। देखो क्या होता है, फॉर्मूला होता है इसका, प्लेटिनम का कॉम्प्लेक्स होता है, 3 इसमें क्लोराइड होते हैं, एक इसमें क्या जुड़ा होता है, C2H4। C2H4 का मतलब क्या है, तो अपन ने कहा ये ग्रुप यहाँ पर है CH2 डबल बॉन्ड CH2, यानी ऐसा जिसमें क्या उपस्थित है, डबल बॉन्ड। तो देखिए इसकी स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं, अपन को पता है प्लेटिनम जो होता है वो किस प्रकार के यौगिक बनाता है, वर्गाकार समतलीय। ठीक है,
यहाँ पर कितने बंध पाए जाते हैं? 4, 1 2 3 और ये फिर 4। यहाँ पर 3 जगह तो क्या जुड़ी हुई है? क्लोरीन। एक जगह क्या जुड़ा हुआ है? CH2 डबल बॉन्ड CH2। इसको हमेशा देखो बीच से क्यों जोड़ते हैं? क्योंकि अपन को पता नहीं है कि ये इस कार्बन से जुड़ी है या इससे, दोनों कार्बन एक जैसे हैं तो ये किसी भी कार्बन से जुड़ सकती है। ये जो होती है ये किसके काम में आती है? तो अपन ने कहा इसका उपयोग है वो औषधियों के निर्माण में, एंटी कैंसर वगैरह के अंदर किया जाता है। ठीक है, ये हो गया अपना सेकंड कैटेगरी। अब अपन पढ़ते हैं लास्ट, थर्ड कैटेगरी। और लास्ट कैटेगरी क्या आएगी? सैंडविच यौगिक। तो देखो थर्ड C कैटेगरी पढ़ लेते हैं, सैंडविच यौगिक। सैंडविच यौगिक, देखो जी सैंडविच यौगिक क्या होते हैं? तो एक तो इनमें देखो जैसे सैंडविच होते हैं, दो ब्रेड होती है, उनके बीच में क्या रखा जाता है? कोई ना कोई मटेरियल। बिल्कुल इसी प्रकार से यहाँ पर कार्बनिक भाग क्या होता है? एरोमेटिक होता है। तो क्या कहेंगे? यहाँ इलेक्ट्रॉन धातु तथा एरोमेटिक यौगिकों के मध्य उपस्थित होते हैं, सैंडविच यौगिक कहलाते हैं। एग्जाम्पल देखिए इसका, एग्जाम्पल आता है इसका फेरोसिन। देखो जी फेरोसिन क्या होता है? इसमें दो क्या होती हैं? कार्बनिक वलय होती हैं, 6 सदस्य होती हैं इस तरीके से। ठीक है, यानी ये एक क्या हो गई? बेंजीन। देखो फेरोसिन क्या होता है? तो अपने कहा इसमें एक तो कार्बनिक भाग होता है। कार्बनिक भाग कितना सदस्य होता है? 5 सदस्य। इस तरह से एक 5 सदस्य क्या पाई जाती है? वलय। ठीक है, यानी कार्बनिक ऐसे घूम रहे हैं इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर एक दूसरी कार्बनिक वलय होती है, वो भी बिल्कुल सेम होती है, से 5 सदस्य होती है। ठीक है, ये देखिए इस तरीके से। अब अपन ने कहा ये दोनों वलय जो होती हैं इनके बीच में कौन आ जाता है? धातु आ जाती है। और अपन को पता धातु हमेशा क्या होती है? इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती है। यानी इसमें से कोई सा भी कार्बन है वो धातु के साथ जुड़ सकता है। ऐसे इस वलय का भी कोई सा भी कार्बन है वो इस धातु के साथ जुड़ सकता है। और ये जो स्ट्रक्चर है ये किसकी होती है? फेरोसिन की होती है। ठीक है, और ऐसे यौगिकों को ही क्या कहते हैं अपन? सैंडविच युक्त यौगिक कहते हैं। ठीक बात है। तो ये थी अपनी फर्स्ट कैटेगरी कार्ब धात्विक यौगिकों की, जिसमें अपन ने पढ़ा कि कार्ब धात्विक यौगिक होते हैं वो धातु और कार्बन के मध्य पाए जाने वाले बंध के आधार पर कितने प्रकार के होंगे? 3 प्रकार के। पहला आयनिक, दूसरा सहसंयोजक और तीसरा कौन सी कैटेगरी आ जाती है इसके अंदर? विस्थानीकृत इलेक्ट्रॉन युक्त यौगिक। सबका एक एक एग्जाम्पल पढ़ा। विस्थानीकृत हैं वो फिर से 3 प्रकार के हैं। पहली कैटेगरी कौन सी है? सेतु बंध युक्त यौगिक। दूसरी कौन सी है? जिनमें डबल बॉन्ड और क्या हो? ट्रिपल बॉन्ड, यानी ओलिफिनिक और एसिटिलिनिक। और थर्ड कैटेगरी जो होती है वो कौन सी आती है? तो अपन ने कहा इसमें आते हैं सैंडविच युक्त यौगिक। आपको हर एक कैटेगरी के अंदर एग्जाम्पल्स हैं वो क्या करने हैं? याद रखने हैं। बात आती है इनके अंदर कार्ब धात्विक यौगिक क्या होते हैं? तो अपन ने कहा ऐसे यौगिक जिनमें कार्बन और धातु डायरेक्ट किसका निर्माण करते हैं? बंध का निर्माण करते हैं, कार्ब धात्विक यौगिक कहलाते हैं। ये यौगिक जो होते हैं इनमें खास बात पाई जाती है। खास बात क्या होती है कि कार्बन जो होता है जब भी नाइट्रोजन ऑक्सीजन हैलोजनों के साथ जुड़ता है तो हमेशा इनकी विद्युत ऋणता कार्बन से क्या होती है? ज्यादा, जिससे कार्बन पे कौन सा चार्ज आता है? पॉजिटिव। लेकिन इनमें ये किसके साथ जुड़ता है? धातुओं के साथ। धातु हमेशा इलेक्ट्रॉनों को देके धनायन का निर्माण करती है, यानी कार्बन यहाँ पर क्या करता है? इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करता है। और इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करता है तो यहाँ पर इन यौगिकों में कार्बन जो होता है उस पर कौन सा चार्ज आता है? ऋणावेश। और धातु जो होती है उस पर वैसे ही कौन सा पाया जाता है? धनावेश पाया जाता है। तो ये जो होते हैं
ये विशिष्ट प्रकार के यौगिक होते हैं जहां केमिस्ट्री के अंदर इन यौगिकों में कार्बन पे ऋणावेश, यानी जब अपन इसकी केमिकल रिएक्शंस पढ़ेंगे वहां पर अपने ये बहुत ही इंपॉर्टेंट काम में आएंगी कि कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आएगा और धातु पर हमेशा कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। ठीक है, तो इनमें एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो जैसे डायरेक्ट पूछ लिया ओलिफिनिक और एसिटिलीन का, या जाइस लवण पूछ लिया, या फेरोसिन वगैरह पूछ लिया, इस तरह का कोई भी क्वेश्चन देके आपसे एग्जाम में पूछ सकता है, या फिर पूरा क्लासिफिकेशन पूछ सकता है कि वर्गीकरण को आपको इनको समझाना है। ठीक है, एक वर्गीकरण और बच गया अभी जो अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, वो पढ़ेंगे अपन कि जब इनके साथ में कोई ग्रुप जुड़ता है धातु के साथ में, तो जो इलेक्ट्रॉन देता है वो लिगेंड कहलाता है। यहाँ इलेक्ट्रॉन किसके पास है, कार्बन के पास। तो कार्बन जो जुड़ेगा वो कितने प्रकार से जुड़ेगा, एक जैसा भी हो सकता है, अलग अलग भी हो सकता है, तो उसकी कैटेगरी की बात करेंगे अपन नेक्स्ट क्लास में। तो आपसे मिलते हैं भी बहुत ही जल्दी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।